नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यमुनानगर में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान जहां एक और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान भी किया, तो वहीं दूसरी ओर कई अहम घोषणाएं भी की हैं और इन घोषणाओं और समाधानों से खुश जनता ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार भी जताया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही कल्याणकारी नीतियों के कारण ही आज प्रदेश का हर वर्ग और परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच जाकर उनका हाल पूछते हैं, समस्या आने पर उसका समाधान भी करते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम नाम दिया है। आज ये जनसंवाद यमुनानगर में किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यहाँ जनता के प्यार और उनके भव्य स्वागत के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की और स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि ये जनसंवाद कार्यक्रम एक परिवार जैसा कार्यक्रम होता है। आपस में बातचीत करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए स्कीमों में सही और सरल नियम बनाए गए हैं, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने योजनाओं में गलत आंकड़ों को बंद किया है और हर आंकड़े को सही तरीके से और सरलता के साथ दर्ज किया है। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर ही पेंशन के लिए 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया गया। मुख्यमंत्री ने ट्राईसाइकिल के वितरण के संदर्भ में कहा कि इसके लिए डेटा तैयार करके जल्द ही मोटराइज्ड साइकिल दी जाएंगी और 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को भी मोहलत दी जाएगी, जिसके तहत उनके बिजली के बिल का सालाना 20,000 रुपए वालों का सर्वे करवाया जाएगा। 3 लाख रुपए तक आय वालों से 1500 की फीस जमा करवाने पर आयुष्मान का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और फायदे गिनवाते हुए कहा कि इसमें आमजन के जन्मदिन का डेटा भी सरकार के पास होगा, जिसके तहत उन्हें शुभ संदेश भेजा जाएगा। खास बात रही कि मुख्यमंत्री ने मंच पर आज के जन्मदिन पर बच्चों को शुभ संदेश पत्र भी दिया, चॉकलेट और प्रेरक कहानियों की किताबें भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता को हर संभव लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं, जिसकी बानगी समय समय पर दिख जाती है। इसमें 1200 कॉलोनियों को नियमित करना भी शामिल है। यहां तक कि 2024 तक सभी कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा और तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि यमुनानगर की 15 सड़कों में से 8 सड़कों पर काम शुरू हो गया है। बाकी 7 सड़कों पर भी काम जल्द शुरू होगा। यहाँ पर इलाज के लिए 1,48,715 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। अब तक यहाँ पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और यहाँ वजह है कि तमाम लाभार्थियों ने मौके पर ही आयुष्मान योजना के लाभ के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इनमें लकड़ी पर मार्केट फीस 2% से कम कर 1% किए जाने की घोषणा भी शामिल है। इस बड़े और अहम फैसले को लेकर प्लाईवुड उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मैं जगाधरी यमुनानगर से नया नहीं हूँ और जगाधरी नगर और यमुनानगर मेरे लिए नया नहीं है। यहाँ एक समस्या हमारे कुछ प्लाईवुड वालों ने ध्यान कराई थी। उनका कि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, थोड़ा खर्चा कम कराओ।
पता लगा कि खर्चा बढ़ता है, तो खर्चा तो लकड़ी से बढ़ता है। अब लकड़ी वाले भी जब मिले, कहने लगे ये मंडी में जाकर हम जब लकड़ी बेचते हैं या खरीदते हैं तो मार्केट फीस 2% है, थोड़ा उसमें राहत दो। हमने विचार विमर्श करने के बाद डिपार्टमेंट से बात करके आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि यहाँ जो मंडी है उस मंडी की मार्केट फीस 2% की बजाय 1% की जाती है, ताकि 1% से काफी आपको लाभ मिलेगा। और सरकार का भी इसमें लगभग 8 करोड़ रुपया, और वो यमुना के लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा, सभी ऐसे मंडी के लोगों को। और प्लाई सीधा उसका लाभ आगे पास ऑन होगा, वो प्लाई वालों को ही होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 14 आवेदकों को मौके पर ही पेंशन के प्रमाण पत्र भी दिए और उनसे बात कर उनकी खुशी में शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। सबने मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फैसलों के लिए उनका धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय वायु सेना के स्थापना दिवस पर हमारे देश के वीर सैनिकों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर वायु वीरों के पराक्रम को नमन भी किया है। तो मुख्यमंत्री ने एक्स ऐप पर यह लिखा है कि आज भारतीय वायु सेना के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सेना के सभी साहसी वायु योद्धाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आगे मुख्यमंत्री ने एक्स ऐप पर लिखा है कि आकाश के संरक्षकों की वीरता और अदम्य भावना को मेरा सलाम। उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा है। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में एशियाई खेलों में उम्दा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी तारीफ की है, बधाई भी उनको दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स ऐप पर इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री ने एक्स ऐप पर लिखा कि एशियाई खेलों में भारत शतक से पार। आगे उन्होंने #एशियन गेम्स में पिछले 60 सालों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हमारे एथलीट्स ने सर्वाधिक 107 पदक जीतते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आगे उन्होंने एक्स ऐप पर लिखा है, हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, लगन, अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि हम खेल के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। देश को गौरवान्वित करने वाले सभी होनहारों पर हमें गर्व है। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होती है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साबित करके दिखा दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से काम किए जा सकते हैं, जिससे कि आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 साल के विकास कार्यों से जुड़ी हमारी यह खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने IT का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय
रोजगार सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने IT के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए, ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया,
जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और इसी के साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में किसानों को सही पराली प्रबंधन अपनाने और प्रदूषण दूर करने पर फोकस कर रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पराली ना जलाएं, ये प्रबंध किए जाएं। वायु प्रदूषण जो होता है उससे रोकने के लिए इन सीटू या फिर मेयर द्वारा इसका प्रबंध किया जाए। मिट्टी की गुणवत्ता इससे प्रभावित होती है। इसका उपाय है जैविक खाद उत्पादन। और पराली ना जलाने पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उपयोगी जीवाणु नष्ट, इसके उपाय हैं बायोमास। नुकसान इससे होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसके उपाय इन सीटू और बेलर द्वारा प्रबंधन अगर किया जाए तो वायु प्रदूषण पर रोक लग सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता इससे प्रभावित होती है पराली जलाने से। ये इसके नुकसान है और उपाय भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों का जल संकट का सामना उनको ना करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान भी किया है। वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ेगी घर घर।
हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग, जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं, उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो है वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहां तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, हर घर को स्वच्छ जल देना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं कैथल से अजय इंदल। अजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है करनैल सिंह, जो कि यमुनानगर से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। सरकार की तरफ से वैसे तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। अभी थिएटर की बात करूं, थिएटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में थिएटर की प्रैक्टिस के लिए थिएटर सेंटर चलाए जा रहे हैं। अभी हमारे तेजली सेंटर में थिएटर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। वहां पर बच्चों की लगभग 50 के आसपास बच्चे उस थिएटर में पार्टिसिपेंट्स के रूप में भाग ले रहे हैं और वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे पूरे स्टेट से लगभग 200 बच्चे बेंगलोर गए थे। साइंस, जो बच्चे साइंस में रुचि रखते हैं, उनको वहां पर जो इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने कुछ पोजीशन हासिल की थी साइंस में, तो उन बच्चों को सभी को बेंगलोर ले जाया गया कार्यशाला में। तो वहां पर वो लगभग 1 हफ्ते की कार्यशाला थी। उनके साथ टीचर भी गए थे साइंस के, जो पीजीटी और टीजी थे, और ये काफी अच्छा उनका अनुभव रहा है वहां पर। इसके अलावा हमारे सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं, जो एक यूनिक एक्सपीरियंस है और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आज की डेट में पब्लिक और ये प्राइवेट स्कूल्स है, इनमें भी स्मार्ट टीवी नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूलों में, ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगे हैं। उन स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चे अब लाइव और ऑनलाइन जो हमारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं सिलेबस रिलेटेड, उसमें ऑनलाइन भी वो टीचर वहां उनको पढ़ाते हैं और उनको बहुत ही, मैं खुद जाके उनको देखता हूँ, टीचर उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को उनके माध्यम से पढ़ते हैं। बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके उसके माध्यम से स्टडी करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है ये। बच्चों को स्मार्ट टीवी मिल रहा है अपनी अपनी क्लासेस में। अब हमारे क्लासरूम स्मार्ट बन चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूलों के, और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर।
जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ए अक्टूबर 2014, बी जून 2021, सी मई 2023, डी जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।